हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने केमिस्ट्री में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बात की थी। आज एक और प्यारी सुबह और हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अम्लों के कुछ रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अब, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं और क्षारक, दोनों ही अम्ल व क्षारक, दोनों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? सुचालक होते हैं। दोनों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इनमें जैसे अम्ल अपने पता है, अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन, और क्षारक क्या देता है? OH- आयन। तो बताओ, जो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड होता है जो पॉजिटिव और जो कैथोड होता है नेगेटिव, तो इनकी तरफ विशेष ये प्लस और माइनस वाले ये ऐसे भगेगा, इसकी तरफ ये इधर भगेंगे, तो आयन हो जाएंगे मुक्त विलयन में। जब हम किसी जलीय विलयन के अंदर अम्ल या क्षारक कोई भी घोल देंगे एक, तो उसका जो जलीय विलयन हो विद्युत का क्या बन जाएगा दोस्तों? सुचालक बन जाएगा। विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लग जाएगी। ध्यान रखने की बात है। उसके बाद अपन इसमें बात करें, अगर इसमें काम की चीज जो आगे अपने आती है वो आती है पीएच स्केल। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पीएच स्केल, पीएच मापक्रम। पीएच मापक्रम जो होता है, ये होता क्या है? देखिए, वैसे इसको ये कहते हैं कि जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लोगरिथम log 10 H+ आयन, ये होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, H+ आयन और ये जो ब्रैकेट लगता है ये बोलता है सांद्रता कहलाता है। ये सांद्रता के लिए लगाया जाता है। ऋणात्मक लोगरिथम pH = ठीक है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पीएच स्केल किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को बताता है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता यानी पावर को बताता है कि कोई अम्ल कितना ज्यादा अम्लीय है या कितना ज्यादा कोई क्षार क्षारीय है या कितना उसमें क्षार की प्रवृत्ति कम है। इन बातों को बताने के लिए जो स्केल काम में आता है, यानी अम्ल और क्षारक की प्रबलता को बताने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है दोस्तों। और पीएच स्केल जो होता है उसकी बात अगर अपन करें तो ये जो खोज थी ये की थी सोरेनसन ने। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सोरेनसन पीएच स्केल जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? सोरेनसन ने दिया था। और पीएच स्केल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो पी है, पी जर्मन भाषा के शब्द पुसांस से लिया गया है। जर्मन भाषा का जो शब्द है पुसांस, कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन शब्द। पुसांस जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति ही पीएच स्केल कहलाती है। और ये ही बताएगा हमें अम्ल और क्षारक की पीएच मान ही हमें अम्ल और क्षारक के बारे में बताएगा कि अम्लीय कितना ज्यादा अम्लीय है और कितना ज्यादा क्षारीय है। तो ध्यान रखना, पुसांस शब्द है यहां पर। उसके बाद हम बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल एक पैमाना होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं। जो मध्यमान है आप सब समझते हो 7 होगा। अगर किसी भी पदार्थ या विलयन की पीएच की वैल्यू कितनी हो? 7। अगर पीएच = हो 7 तो वो पदार्थ होगा उदासीन। उदासीन बोले तो बच्चों उसमें ना तो अम्ल के गुण होंगे ना ही क्षारक के गुण होंगे। जो गुण हमने अम्ल और क्षारक के पढ़े हैं ना पीछे, उनमें से कोई भी गुण इनके अंदर नहीं होगा। यानी पीएच स्केल पर जो 7 बिंदु है वो उदासीन बिंदु कहलाता है दोस्तों। और अब बात आती है, अपनी सारी कहानी अपनी 7 से शुरू करेंगे। मध्यमान 7 है। 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति या अम्लीय गुण बढ़ता है।
7 से 0 की तरफ जब हम आते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ pH वैल्यू लिख रहा हूँ आपके सामने, देखो मान लो कोई पदार्थ है, पहला उसकी pH वैल्यू 2.5 है, दूसरा पदार्थ है जिसकी pH वैल्यू 0.0 है, तीसरा pH कोई पदार्थ है उसकी 6.5 है, और चौथा कोई पदार्थ है जिसकी pH का मान 5.5 है। तो बताइए दोस्तों, इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति किसमें होगी? तो देखा आपने 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीय गुण बढ़ रहा है, अर्थात जिसका मान 0 के पास या 0 होगा, यानी 7 से जितना कम होगा pH वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर होगा 0.0। जो अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, 1 नॉर्मेलिटी पे, मोलरता पे 1 मोलर, उसकी pH का मान कितना होता है? 0 होता है। इनमें सबसे कम pH होगी किसकी, सबसे कम अम्लीय प्रकृति होगी किसकी? 6.5 की, क्योंकि ये उदासीन के पास चला गया है। तो बात सबको समझ में आ गई होगी। 7 से 0 की तरफ आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। क्लियर? उसके बाद अपन आगे बात करें। 7 से 14 की तरफ जाने पर 7 to 14 क्षारकीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल वही बात करें अपन, किसी का है 7.5, किसी का है 14.0, किसी का है 12.5, किसी का है 10.2। तो बताओ सर्वाधिक क्षारीय पदार्थ कौन सा होगा? सर्वाधिक क्षारीय पदार्थ होगा जिसकी pH वैल्यू 14 या 14 के पास होगी। दिए गए जितने भी विलयन होंगे उनमें जो 14 के जितना निकट होगा वो ही सबसे अधिक बेसिक करैक्टर रखेगा, क्षारीय प्रवृत्ति रखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। इस तरह से pH वैल्यू के बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो उदासीन बिंदु है वो 7 होता है। 7 से 0 की ओर प्रोग्रेस अगर अपन करते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और 7 to 14 जाते हैं तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। ये है आपका pH स्केल। अब हम बात करें pH के बेस के आधार पर हम जो अम्ल और क्षारक हैं उनको, अम्ल को हम 2 प्रकार से लेते हैं, 2 में तुलना करते हैं। तो एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये क्या होते हैं दोस्तों? जब आप अगर pH के आधार पर देखोगे तो कोई भी 2 आपके पास जो पदार्थ या विलयन होंगे उनमें एक पदार्थ का pH का मान कम होगा, एक की pH का मान ज्यादा होगा। तो जिसकी pH कम होगी उसमें अम्लीय गुण ज्यादा होगा, तो वो तुलनात्मक रूप से उस पदार्थ से अधिक प्रबल होगा। सिंपल सी बात है। और अगर हम उस प्रकार से देखें कि जिसको जलीय विलयन में घोलने पर जो अधिक मात्रा में आयनित हो जाए, जलीय विलयन में आयनों में टूट जाए, 2 पदार्थ हैं A और B, ये 70% जलीय विलयन में घुलता है। एक को जब हम विलयन जल में डालते हैं तो 70%, 70% तक वो पदार्थ जो हमने डाला है वो डिजोल्व हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। और ये है जो 50% डिजोल्व हो पाता है, 50% बचा रह जाता है। तो जो जलीय विलयन में, जो अम्ल जलीय विलयन में अधिक मात्रा में घुलने की प्रवृत्ति रखता है, आयनों में वियोजित होने की प्रवृत्ति रखता है, वो कहलाता है प्रबल अम्ल। और जो कम, अब देखो यहां पर प्रबल कौन हो गया? ए की तुलना, ए और बी में तुलना करें तो यहां पर ए हो गया, लेकिन अगर सी हो और सी 30% ही डिजोल्व होता हो, घुलता हो, तो अब बी और सी में कौन हो गया बच्चों? बी। तो ये हो गई इनकी तीनों पदार्थों की प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होने की। सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल ए है, फिर बी उससे दुर्बल है, और उससे भी दुर्बल कौन है? सी है। तो ये होते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से क्षारक होते हैं। क्षारक भी वही जल में घुलने के आधार पर जो ज्यादा घुल सकता है वो। तो प्रबल अम्ल में अपना एग्जाम्पल आता है HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक्सेट्रा। दुर्बल अम्ल में आता है HCHOH और अपना
CH3CH2OH। इसकी जगह आप चाहें, ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों, वो एथेनोइक एसिड एथेनॉल था, फॉर्मिक एसिड ये नहीं है, HCOOH और CH3COOH, ये फॉर्मिक एसिड है जो चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। ये एथेनोइक एसिड है जो सिरका में पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल है और ये क्या है, अपने प्रबल अम्ल है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से ये हुई अपने अम्लों के बारे में बात कि प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं अपने, जिनके बारे में अगर अपन बात करें तो उनसे कुछ अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक स्रोत हैं अपने। तो दोस्तों ये कुछ प्राकृतिक अपने स्रोत हैं जिनसे हमें जो प्राकृतिक अम्ल प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमें देखना है कि किस पदार्थ से कौन से प्राकृतिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सिरका बहुत ही प्रसिद्ध है, एसिटिक अम्ल इससे हमें प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल सिरका से हमें प्राप्त होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। संतरा से सिट्रिक अम्ल, नींबू से भी सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। इमली टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही सब जानते हो, वेरी गुड। लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। और लास्ट अपना नेटल का पौधा, इसमें भी फार्मिक अम्ल। और बच्चों एक ध्यान और रखना, फार्मिक अम्ल को हम IUPAC में मैथेनोइक अम्ल और सेम यही फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल नेटल के डंक में। नेटल एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों पर छोटे छोटे तंतु वो डंक पाए जाते हैं कांटे समान। तो ये कुछ पदार्थ हैं, सिरका है एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल और नेटल के डंक में फॉर्मिक या मैथेनोइक अम्ल। ये कुछ पदार्थ हैं अपने जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अम्ल हैं, ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी नाम दे के पूछ लेते हैं, इससे प्राप्त होने वाला अम्ल बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये था अपना कुछ पदार्थ जिनसे हमें प्राकृतिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल ना घबराएं। आप लोगों के लिए जितना बन पा रहा है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जितना सीखने का मौका मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए करेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं कुछ पदार्थ और उन पदार्थों की pH वैल्यू। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने मैं लेकर आया हूं कुछ पदार्थ हैं और इनकी pH वैल्यू का मान है। नींबू का रस जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है 2.2 से 2.4 तक इसकी pH हो सकती है। सिरका जो होता है जिसमें एसिटिक अम्ल होता है 2.5 से 3.4 तक इसकी pH वैल्यू हो सकती है। कॉफी जो अपन पीते हैं उसमें 4.5 से 5.5 तक एसिटिक होती है, वो ध्यान रखना, इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने से एसिडिटी बनने का खतरा रहता है। मानव मूत्र जिसमें ज़्यादा मात्रा, जिसमें अपन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, उसकी pH वैल्यू 4.8 to 8.4 होती है। लार जो मानव की लार होती है उसकी 6.5 से 7.5 होती है।
जो अपना दूध होता है उसकी pH 6.4 होती है। जो मानव रक्त होता है अपना जो ब्लड इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मानव मूत्र और मानव रक्त, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है 7.4 मानव रक्त की pH, और अशुद्ध जल 7.0 दोस्तों। ये कुछ वैल्यू के मान है जो ध्यान रखने की चीज है। और मैं आपको बता दूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मनुष्य की pH, जो रक्त की pH 7.4 होती है, अगर इसमें 0.2 का भी चेंज आ जाए, इतना भी अगर चेंज आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वैल्यू को इतना बना के शरीर रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। बॉडी बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्या करती है बच्चों, वर्क करती है, कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको और देख लेते हैं। जीवन में बड़ी काम आने वाली जनरल जानकारी है, एग्जाम में तो काम आती ही है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। उसके साथ में जनरल नॉलेज है वो जो हमें पता होना ही चाहिए। इसमें सबसे पहली बात आती है अपने अम्लीय वर्षा। एक तो ध्यान रखेंगे कि जो pH की जो हम कुछ बातें पढ़ रहे हैं हमारे जीवन से संबंधित, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसकी जो pH है 7.4 होनी चाहिए। इस pH पर आस पर हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से कार्य कर पाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें अम्लीय वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। भाई वर्षा जब होती है तो बिल्कुल पानी बरसता है। वर्षा जल जब काफी दिनों में वर्षा होती है तो माना गया है कि वायुमंडल के अंदर जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो उस पानी के साथ घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। जब वर्षा जल नीचे आता है तो वो अम्ल के रूप में आती है, तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसकी वैल्यू मापी गई, भाई उसमें अम्ल हो, लेकिन वो अम्लीय वर्षा कब कहलाएगा वो पानी, जब उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी pH वैल्यू जो है अम्लीय वर्षा के लिए वो होती है 5.6 से कम। अगर जल जो बरस रहा है पानी के रूप में, वर्षा के रूप में, वो 5.6 से कम अगर उसकी pH हो गई तो हम उस वर्षा के जल को क्या कहेंगे, उस वर्षा को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसी के साथ हमारे दांतों से जुड़ी हुई एक घटना यहां पर दंत क्षय, क्षरण, दांतों की हानि, ये भी आता है। दोस्तों होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ टुकड़े हमारे दांतों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वहां पर फंसे रह जाते हैं। हम उनकी अच्छी तरह से सफाई नहीं करते दोस्तों। उस वजह से होता क्या है कि वहां पर हमारे मुख के अंदर जो बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं बहुत सारे, वो जीवाणु भोजन के उन टुकड़ों के ऊपर अपनी क्रिया करना शुरू कर देते हैं और वहां क्रिया करके और अम्ल बनाते हैं, अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। अब आप सब समझते हो जब मुंह के अंदर अम्ल बनेगा तो pH का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा, 0 की तरफ आएगा। और अगर हमारे मुंह की pH 5.5 से कम हो गई तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितनी pH से कम, pH के मान पर दंत क्षय शुरू होता है 5.5 से कम। और वो अम्ल जो है वो हमारा जो इनेमल होता है, इनेमल हमारे दांतों पर सफेद रंग का जो सीमेंट से भी कठोर आवरण होता है, इनेमल, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ मानते हैं, उस पदार्थ का क्षरण होने लगता है धीरे धीरे, जिसे हम क्या कहते हैं, दंत के क्षय, दांतों का क्षरण। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे बचा कैसे जाए, हमें इस प्रकार की टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ा बहुत क्षारीय गुण हो, ताकि वो हमने पढ़ा था ना उदासीन करना विक्रिया, जो मुंह के अंदर pH मान कम हो जाती है उसको वापस उदासीन की तरफ ले जाए। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होता है और हमारी मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए इस वीडियो में। आज इतना ही। आज शहीद दिवस है, हमारे पूरे भारत के पिता श्रीमान जी महात्मा गांधी की याद में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को शहीद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।